हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो 1.1 और 1.2 हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके थे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1.3 में क्या कंसेप्ट्स हम यूज करने वाले हैं, कैसे कैसे उनको सॉल्व करने वाले हैं, है ना, और कैसे इस चैप्टर में हम आगे फॉरवर्ड मूव करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं अपनी। जी हाँ। तो ये जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है, ये है हमारी 1.3 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना सर, गौर से देखते हुए चलते हैं। जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी, नए नए कंसेप्ट हमको देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चन के हिसाब से ना हम उन कंसेप्ट को सॉल्व करते हुए चलेंगे, उनको सीखते हुए चलेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अपने को क्या करना है सर, क्वेश्चन जो भी दे रखा है उसको डिवाइड कर देना है ना। डिवाइड करके उसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है, और फिर ये चेक करना है कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है ना। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं कि क्या चीज है ये, क्या मचा रखा है इसने क्वेश्चन में। तो सर, एक्सरसाइज 1.3 हम परस्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिस पे मेरी नजर जा रही है वो है 36/100। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि हमें किसको सॉल्व करना है, 36/100। सर क्या करना है ना, अपने को कुछ नहीं करना, बस इसका डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप बताना है। मैंने आपको बताया था 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक जो यहीं पे ऐसी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाएगा। सेकंड, सेकंड पार्ट में क्या था कि डेसिमल के बाद वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगा पर खत्म नहीं होगा, है ना। थर्ड में क्या था कि सर वो खत्म भी नहीं हो रहा है और किसी पैटर्न को फॉलो भी नहीं कर रहा है, बहुत कुछ ज्यादा जिद्दी हो गया मतलब, है ना। तो जो ऐसे जो नंबर्स थे, इनको हमने टर्मिनेटिंग कहा था। क्लियर है। ऐसे जो नंबर्स थे, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहे थे, तो हमने इनको नॉन टर्मिनेटिंग कह दिया। पर एक सिमिलर पैटर्न इनमें रिपीट हो रहा था, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमने इसका नाम दे दिया। क्लियर है। लेकिन जो ऐसे अड़ियल जो बच्चे होते हैं ना, इनको हमने क्या बोला, इनको सर ये तो मतलब टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहते, नॉन टर्मिनेटिंग नाम दे ही दिया। क्लियर है। साथ ही साथ इसमें कोई रेगुलर पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा था, तो ये नॉन रिपीटिंग भी हो गए। तो ये है सारी की सारी कहानी। ठीक है बच्चों। अब जो भी मेरे टर्मिनेटिंग थे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे, इनको रेशनल नंबर्स की लिस्ट में डाला गया। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थे, इनको इरेशनल नंबर्स की लिस्ट में डाला गया। क्लियर है, ये बातें हम पहले कर चुके हैं, है ना। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 1 क्या है सर, अपने को इस परेशानी को झेलना है, ठीक है। 36/100 है। 36/100 की अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं, बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो मेरा बाहर आएगा, जो भी ऊपर की वैल्यू होगी वो मेरी अंदर आएगी। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलने समझाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, है ना। अब जैसे 100 है, वो 0.36 है, तो सर वैसे तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। अब जैसे नीचे दो जीरोज हैं, अब मेरे को इनको हटाना है, तो ऊपर मैं दो डिजिट के पहले पॉइंट लगा दूंगा, है ना। ऐसे एक जीरो हटेगा तो पॉइंट एक डिजिट के पहले, और दो जीरो हटेंगे तो पॉइंट दो डिजिट के पहले। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0.36। एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ बच्चों की संतुष्टि के लिए, है ना। जैसे यहाँ पर 36 है, 36 है इससे छोटा, तो 0 कर दिया, यहाँ पे आ गया 0.36। माफ करना सर, गड़बड़ कर दी हमने। 0 हो गया था, यहाँ पर जीरो आ गया था, तो है ना, लिख दिया 3। 300 बचा। 60 ऐसे आया, पॉइंट हम लगा चुके थे, एक और जीरो, तो 6। 600 और रिमाइंडर खत्म। तो आंसर अपने को चाहे ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, है ना, पकड़ना कान ही है। तो आंसर अपने को 0.36 ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ ना, कि जो मेरा आंसर है वो 0.36 के आगे नहीं बढ़ रहा, जिसका मतलब है कि ये टर्मिनेट हो चुका है।
क्लियर है बच्चों? टर्मिनेट हो गया है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े इसके। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन है 1/11। एक बार देख लेते हैं। हाँ गाइस, ये रहा सेकंड पार्ट क्या है, 1/11। क्लियर है? इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, ये इसमें क्या दिक्कत है। तो जैसा मैंने बताया था, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है, दूसरी को बाहर। तो 0 आया, यहाँ पे हो गया 0। अब भी वो डिविजिबल नहीं है तो एक और 0 लगा के हम यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, 9 आया तो 99 लिख दिया, बचेगा फिर से 1। क्लियर है? एक 0 तो आएगा क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके थे, लेकिन वो डिविजिबल अब भी नहीं होगा, तो हम यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे। फिर से ये 100 बनेगा, फिर 9, 99, फिर से आएगा 1, 0, 2 0, यहाँ पे भी 0। तो ये जो चेन है ये चलती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि 1/11 जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 0 पॉइंट, देखते हैं, 0.09090 है ना, 0.09090। बस ये ऐसे ही चलता जा रहा है। क्लियर है? अब जो ऐसे नंबर होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक बार वो भी देख लो। 0 तो ठीक है, लेकिन जो भी चीज मेरी रिपीट हो रही है, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है सर? 09, यहाँ भी 09, फिर यहाँ भी 9 ही आता, ऑफकोर्स 0909 रिपीट हो रहा था। तो अपने को ऐसे बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, एक बार 09 लिखो और उसके ऊपर लगा दो बार, बस। इसका मतलब क्या है, टीचर हमारा अपने आप समझ जाएगा सर कि जो 09 है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा और एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करता जा रहा है। तो सर ऐसे नंबर्स को हमने अभी नाम दिया था, क्या नाम दिया था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है ना। थर्ड पार्ट की तरफ अग्रसर होते हैं। थोड़ी भारी हिंदी हो गई। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है सर? 4/1/8। अब ये क्या टेढ़ी खीर आ गई, तो देखते हैं। ये बचपन में हमने सीखा था, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, है ना, उसको एक बार देख लेते हैं। तो क्या करना है ना, ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो कैसे करेंगे? ये जो 4 दिख रहा है ना, 4, इसकी मल्टीप्लाई करो 8 से, क्या आएगा? 32। 32 आएगा, उसमें ऐड कर दो ये रिमाइंडर +1, क्या हो जाएगा? 33। तो बस खत्म हमारा। 33 लिख दिया, डिवाइड में यही रिमाइंडर लिख दिया, 33/8। तो अपना क्वेश्चन जो है दिख ऐसा रहा था पर था ये, समझ रहे हो? 33/8 हो गया सर, अब लग जाओ काम पे। फिर से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, आया 1, पॉइंट लगा देंगे तो 0 भी आ जाएगा, फिर से 1 कर देंगे तो 8 2, 0 अपने आप आ जाएगा पॉइंट की वजह से, है ना। 8 2 जा होता है 16। क्लियर है? तो यहां से अब मुझे क्या मिलेगा? 4 पॉइंट लगा चुके हैं तो 0, और 8 5 हो गया मेरा 40, तो रिमाइंडर हो गया 0। यहां से मेरे डेसिमल की वैल्यू क्या आ रही है सर? 4.125। क्लियर है? 4.125 आ रही है, तो ये आगे तो चल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ये भैया काफी सुधरा हुआ है, तो ये है टर्मिनेटिंग। क्लियर है? तो इसी तरीके से काफी सिंपली आप लोग ना सॉल्व कर सकते हो बाकी सारे पार्ट्स को भी। 3/13 हो गया, 2/11 हो गया, 329/400 हो गया। काफी सिंपल है, आपको बस ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है? चलिए, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा, है ना। मेरे को मजा से आता नहीं वैसे क्वेश्चन करने में, लेकिन फिर भी अब देख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन यहां पर हम लिख देते हैं कि भैया, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या था? क्या कह रहा है ना क्वेश्चन की, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। इतने से भी मन नहीं भरा, ऊपर बार और लगा दिया उसने, तो चलता जाएगा, है ना। तो अपने को क्या करना है? कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। अब देखो भाई, एक बार हम लॉन्ग डिवीजन तो कर दें, ये चेक करने के लिए कि इसने जो ये बात बोली है सही भी है कि पागल ही बना रहा है ना। तो एक बार तो हम लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे करना प्रेफर करेंगे 1/7 की। देखेंगे कि ये चीज आती है या नहीं आती। अगर आती है
तो हमको क्या करना है, हमको ना 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू को जज करना है। कैसे जज करना है? बिना इनकी अलग से लॉन्ग डिवीजन करे। समझ रहे हैं आप? ये जज करना वैसे आसान है, क्योंकि 1/7 की हम लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे तो 2/7, 3/7 इनकी लॉन्ग डिवीजन हमें उसी में से मिल जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। तो अपने को क्या दे रखा है? 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार, नीचे की यही है ना? हाँ सर, 142857 है ना? तो सर हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, हम पहले चेक करेंगे कि ये सही भी कह रहा है कि ऐसे ही फेंक दिया बस इसने। ऊपर 1 था तो उसको अंदर रखेंगे, नीचे 7 था तो उसको बाहर रखेंगे। सही है। 0 पॉइंट यहां पर आ जाएगा, 0, 1, 7। क्लियर है। रिमाइंडर बचेगा 3, फिर से 0, 7 × 4 28, 2 बचेगा, उसके बाद 0, तो 7 × 2 जो है वो आएगा हमारा 14। क्लियर है। रिमाइंडर आएगा 6, पॉइंट वहां लगा चुके थे इसलिए 0, तो 7 × 8 जो है 56 बनेगा। नीचे आएगा 4। क्लियर है। 4 आया तो 7 यहां पर 0, 7 × 5 35। सही चल रहा है सर अभी तक? 5 आया, 0 आया, 7 × 7 49। इसके बाद जो मेरा रिमाइंडर आएगा 1, फिर 0, तो यहां से मेरी जो डिवीजन है मैं फिर से वहीं पहुंच गया जहां पर मैं पहले था। कैसे, देखिए यहाँ पर 10 आ गया था, ध्यान से देखना ऊपर भी ना 10 ही आ रहा होगा। ये कहाँ से स्टार्ट करा था अपने ने? 10 ही से तो स्टार्ट करा था, है ना? तो यहां से मतलब इसका मतलब क्या है कि यहां से ना ये वापस से रिपीट होने वाला है। समझ रहे हो? सिंपल सी चीज है। तो अब सर ये चीज तो आ गई, अब 1/7 की तो वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो बच्चों ध्यान देना, ठीक है? जब 1/7 था तो 0 पॉइंट करके यहां पर 1 के बाद 0 लग गया था, क्योंकि वो तो डिविजिबल है नहीं 7 से। समझ रहे हो? ये 1 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने 1 के आगे 0 लगा के यहां पे ऐसा कर दिया था। 2 भी डिविजिबल नहीं है तो 2 के आगे भी 0 आएगा, है ना? मतलब 0 पॉइंट लगेगा तो 0 अपने आप आ जाएगा डिवीजन में। तो सर अगर मेरे को चाहिए 2/7 का आंसर, अगर मुझे चाहिए 2/7 का आंसर, तो मुझे ये चेक करना है इस डिवीजन में, वो डिवीजन ये वाली चीज स्टार्ट कहां से हो रही है। तो देखना सर यहां से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल यहां से। समझ रहे हो? 2 ये रहा, 0 पॉइंट करूंगा तो वो आ जाएगा, आगे एक 0 लग जाएगा। 7, 14 कहां पे आता है? 7 × 2 14 होता है, तो ये डिवीजन मेरी इतनी रहेगी। समझ रहे हो? इतनी रहेगी ये डिवीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। 0 पॉइंट तो लगेगा क्योंकि हमें 2 के आगे 0 चाहिए, है ना? 0 पॉइंट लगा, 14 था यहाँ पे, तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है 7 × 2 14 होता है, तो 2 से मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा। 2 8 5 7 1 4, फिर लग जाएगा बार, क्योंकि वापस से 2 आ जाएगा। समझे इस बात को? नहीं समझे तो अभी आगे और करते हैं, उसको भी देखना। 2/7 की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। अब मुझे चाहिए 3/7। तो सर ढूंढो ढूंढो 3 कहां पे आया था, ढूंढो। ये रहा सर, ये रहा, ये रहा 3। ध्यान देना, इसको मत लिखना, इस चीज को। ये चीज की बात नहीं कर रहा मैं, ये 35 है। मेरे को चाहिए कि 3 कहां पे, रिमाइंडर 3 कहां आया था। रिमाइंडर 3 यहां था, फिर उसके आगे हमने 0 लगा दिया था, क्योंकि वो जो है डिविजिबल नहीं था। समझ रहे हो? वो डिविजिबल आगे नहीं था, तो 3 ये रहा, 30 ये रहा। ठीक है, तो अब मेरी जो डिवीजन है ना, वो मेरी डिवीजन यहां से स्टार्ट होनी है। क्लियर है? सही बात है, वो डिवीजन मेरी यहां से स्टार्ट होनी है। 30 था तो 7 × 4 28 होता है, मतलब इस बार की जो मेरी डिवीजन है वो यहां से लिखी जाएगी, वो आंसर यहां से लिखा जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसका आंसर लिखते हैं। भाई 0 पॉइंट तो वहीं रहेगा, लेकिन इस बार हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना कहां से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी, तो 2 8 5 7 1 और उसके ऊपर लग जाएगा बार। ठीक है, अब आपके लिए प्रेडिक्ट करना काफी आसान हो गया होगा।
तो थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं यहाँ पे, ताकि समझने में दिक्कत ना हो, है ना। इधर भी बहुत सारा स्पॉच हो गया। चलिए, अब थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है देखने में। अब क्या सीन है सर, 3/7 तो हो गया, अब लिखते हैं 4/7। 4/7 के लिए रिमाइंडर मेरा 4 आना चाहिए था, जो कि कहाँ से स्टार्ट है, बिल्कुल यहाँ से, है ना। क्या लिखा था हमने, 535, तो 7 × 5 35। तो मेरी जो डिवीजन है अब वो मेरी 5 से स्टार्ट होने वाली है। अब तक आपको समझ आ गया होगा वैसे कि मैं क्या क्या जुगाड़ लगाया है ना। 0 पॉइंट डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हुई है, 5 से। तो 5 के आगे की सेम चीज लिख दो, 7 1, और फिर पीछे आ जाओ, वही 4 2 8, वही नंबर्स रिपीट करने हैं सर बार बार, समझ रहे हो। सिर्फ हमने उसके रिमाइंडर को स्टडी करा है, जितने भी रिमाइंडर्स आए थे ना 1/7 में, उन सबको स्टडी कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सही है, क्लियर है। 4/7 निपट निपट गया। 5/7 को भी देख लेते हैं एक बार क्या है। अब अपने को ढूंढना है कि रिमाइंडर 5 कहाँ पे था। तो सर देखना, रिमाइंडर 5 को भी मैं ढूंढ चुका हूँ, रिमाइंडर 5 है यहाँ पे, है ना। किस नंबर से हमने यहाँ पे लिखा है, 7 × 7 49। तो मेरे को अब स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ से 7 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सही है। तो 0 पॉइंट तो आएगा, तभी तो 5 के आगे 0 आएगा, है ना। तो 0.7 1 4 2 8, क्या रह गया, 5 आ गया उसके ऊपर बार। क्लियर है, काफी आसान है। इसके बाद अब एक लास्ट चीज रहती है हमारे पास, लास्ट चीज क्या है, 6/7। तो 0 पॉइंट तो आएगा ही आएगा सर, अब हमें ढूंढना है कि 6 रिमाइंडर कहाँ पे था। तो बिल्कुल यहाँ पे, ये रहा 6 रिमाइंडर। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 7 × 8 56। तो अब जो मेरी डिवीजन है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, 8 से, है ना, यहाँ से 8 से। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, 0.8 के बाद आएगा 5, फिर से पीछे 7 1 4 2, उसके ऊपर बार। ठीक है, काफी आसान चीज थी, थोड़ा टाइम टेकिंग थी, थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मेरे को तो फालतू की चीज लगती है। बस हाँ ये है कि कंसेप्ट थोड़ा इसमें स्ट्रांग हो जाता है ना। 6/7 हो गया। अब भैया ये भी पूछ सकते हो अब इसके आगे क्यों नहीं गए, तो मेरे लालो 7/7 तो 1 ही हो जाएगा ना, तो कुछ फायदा नहीं है इसके आगे जाने का, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा जो है खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से जो हमारे काम की चीजें हैं ना वो चालू होने वाली हैं। तो जो अपना फोकस है वो अब काफी ज्यादा बना के रखना, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, क्या चीज क्या कह रहा है वो, देखना। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है सर, express the following in form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। बिल्कुल रेशनल नंबर की डेफिनेशन है ना। तो क्या करना है अपने को, एक तरह से ये शो करना है कि 0.6 बार जो है वो रेशनल नंबर है, या फिर हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि देख के बताना है रेशनल नंबर है या नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं सर, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है ना। देखो इसके ऊपर बार है, तो वो सेम पैटर्न फॉलो करेगा। सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी है, इसके ऊपर भी बार है, तो वो भी सेम चीज फॉलो करेगा। तो मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में, समझ रहे हैं आप। और जब ये सारे नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कि सारे के सारे जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 0.6 बार को कन्वर्ट करके देखते हैं पी बाई क्यू में कि क्या चीज आती है हमारे सामने, है ना। 0.6, तो सर हमको सॉल्यूशन जो है वो ऐसे स्टार्ट करना है। देखना, स्टेप्स हैं, सिर्फ स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान देना, नोट करते चलना, है ना। सब हो जाएगा, सब बढ़िया रहेगा। तो क्या करना है अपने को, पहले लेट करना है। मैथ्स में अगर लेट और सपोज नहीं करोगे तो मैथ पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो लेट क्या किया, लेट 0.6 बी एक्स। क्लियर है सर, हमने 0.6 को ही एक्स ले लिया। यहां पे अपना रफ वर्क करते चलते हैं। 0.6 को मैंने ले लिया एक्स। ठीक है, देन हमने क्या करा, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। अब भाई मल्टीप्लाई क्यों करा, एक बार फिर से देखते हैं क्या चीज।
क्या चीज मिस करी हमने, है ना, क्यों समझ नहीं आया कि मल्टीप्लाई बाय 10 हमने करा है। अब देखो, अपने को क्या नंबर दे रखा था, अपने को दे रखा था भैया 0.6 के ऊपर बार, है ना, ये अब सही हुआ है। 0.6 के ऊपर बार था, ये अपने को दे रखा था। तो मतलब कि मेरा नंबर क्या था, 0.6666 ये था। यहां पे मैंने 10 क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मैं चाहता हूं ना जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनका जो एक गुच्छा है वो उठ के पॉइंट के इधर आ जाए। समझ रहे हो, यहां पर क्या रिपीट है, यहां पे एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, 6666। तो मैं क्या चाह रहा था ना कि 10 से मल्टीप्लाई करके जो एक डिजिट है वो उठ के पॉइंट के इधर आ जाए, तो वो 6 पॉइंट ऐसे बन जाए। समझे, क्लियर हुई बात थोड़ी सी। तो इसको एक बार फिर थोड़े और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मेरे को 1.99 या 9898 दे रखा है, 98 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि जो 98 है ना जो रिपीट हो रहा है वो चीज उठ के इधर आए। समझ रहे हो, आसान सी चीज है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि क्या था। सबसे पहले हमने करा क्या, क्वेश्चन क्या था, 0.6 बार को रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है सर, स्टेप्स की तरफ ध्यान देते हुए अपने ने क्या करा ना, हमने हमने लिख दिया लेट 0.6 इज इक्वल्स टू एक्स, 0.6 बार। ओके, क्लियर बात है। हमने क्या बोला, लेट 0.6 बार इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में मैं क्या लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो क्या है कि यहां पर x था, ये लिख दिया x, x इज इक्वल्स टू क्या था, 0.6 बार, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, 0.66666 चलता जा रहा है। सही बात है सर, है ना। अब मेरे को करना क्या था, मेरे को इसमें क्या मल्टीप्लाई करना था, मेरे को इसमें मल्टीप्लाई करना था 10 इंटू में 10। तो जो 10x की वैल्यू है वो क्या आती मेरे पास, 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 हो जाता। क्लियर है, सही बात है सर। 10x तो ऐसे ही रहता। अब देखो इसका मतलब क्या है, 6.666 का मतलब क्या है, 6 प्लस में 0.6666, है ना। जब ये चलता जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत ही क्या है ना। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं सर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स। क्लियर है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही कह चुका था कि जो x की वैल्यू है वो 0.6 बार है ना। जो x की वैल्यू है वो 0.6 बार है, यानी कि 0.6666 है। क्लियर है। अब मेरे पास 2x हो गए, तो सर अब करना क्या है, जितने भी x है उन सबको एक साथ भेज दो। 10x यहां पर हो गया, ये x पॉजिटिव का है, इस साइड आके नेगेटिव का हो जाएगा। सही है, नेगेटिव x। इधर क्या बचा, 6। क्लियर है। 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x इज इक्वल्स टू 6। अब मेरे को क्या करना है, यहां से निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आएगी, 6/9। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 से कटता हुआ दिख रहा है, 2 अपॉन, सॉरी 2/3, है ना। 3 2 6, 3 3 9, 2/3। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई क्या, x की वैल्यू क्या मिली सर, 2/3, जो कि मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं p बाई क्यू की फॉर्म में, है ना। और x था क्या, 0.6 बार। तो अल्टीमेटली मैंने करा क्या, मैंने सर कुछ भी नहीं करा, मैंने जो 0.6 बार था ना उसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके 2/3 लिख दिया। समझ आइए, एक बार चलते हैं, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों से मिस हो गया होगा। तो सर देखो 0.6 बार को हमने कन्वर्ट करना था p बाई क्यू की फॉर्म में। क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या था, लेट 0.6 बार इज इक्वल्स टू एक्स। सही है, हमने क्या करा, 0.6 बार को x ले लिया। क्लियर है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू मेरे पास अब 0.66666 हो चुका था, है ना। मुझे क्या करना था, जो भी नंबर्स, जो भी डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही थी डेसिमल के बाद, उनका एक जो गुच्छा था वो डेसिमल के पहले लाना था। समझे, यहां पर रिपीट क्या हो रहा था, 0.6666।
तो जो 6 था सिर्फ वही रिपीट हो रहा था, तो मेरे को सिर्फ एक ही डिजिट थी पीछे लानी थी। एक डिजिट पीछे लाने के लिए मैंने दोनों तरफ इक्वेशन के 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने मल्टीप्लाई दोनों तरफ करा है ना, तो मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे आप लोग? यहाँ पर x था तो वो 10x हुआ, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करी तो जो 0.6 था वो अब 6.6 बन गया, क्योंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। 10x इज इक्वल्स टू 6.66। क्लियर है? 6.666 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 प्लस में 0.666, कोई दिक्कत ही नहीं, सही है। तो 10x तो एज इट इज है, 6 एज इट इज है, इसकी वैल्यू मैं पहले बता चुका था, x हो जाएगी। क्लियर है? दोनों x को मैंने एक तरफ करके 9x कह दिया, माइनस करा तो 9x आएगा भाई, कह दिया क्या, है ना। इस तरफ बच गया मेरा 6। तो जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो वो मेरे पास आई 2/3। क्लियर बात है? 2/3 आ गई और x मैंने लिया क्या था? 0.6 बार। तो जो 0.6 बार की वैल्यू थी वो आ गई 2/3। तो जो मुझे करना था ना, वो मेरा मकसद जो था वो कंप्लीट हो चुका है। सही है? समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 0.6 हो गया, ऐसे ही 0.47 और 0.001। तो सर थर्ड पार्ट की तरफ थोड़ा मूव करते हैं, इसमें शायद आप लोगों को दिक्कत आए। ठीक है, थर्ड पार्ट को एक बार फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, है ना। ये रहा अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या था सर? 0.001 और इसके ऊपर था मेरा बार। क्लियर है? यही था। तो मैंने अब इसकी वैल्यू अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो क्या होगी? 0.001 समझ गए होंगे, क्योंकि बार 001 के ऊपर लगा था। सही है। फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? याद होगा सबको, कुछ भी नहीं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001। आगे 0.01001, ठीक है, चलता जा रहा है, सीमा ही नहीं है कोई खत्म होने की, है ना। इतना क्लियर है? अब बच्चों यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर मुझे ना जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उनका एक गुच्छे को उठा के पॉइंट के इधर लाना है। यहां पर कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है अपने आप को? 1 2 3। फिर देखो फिर वही सेम डिजिट, फिर देखो फिर वही 3 डिजिट। ठीक है। तो यहां से मेरे को जो तीन, यहां पर जो रिपीटिशन हो रही है ना, वो इन 3 डिजिट्स में हो रही है। तो मुझे इन 3 डिजिट्स का जो गुच्छा है वो उठा के इस तरफ लाना है। अब सर जब मेरे को इस उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो पॉइंट है इसको उठा के यहां रखना पड़ेगा, और पॉइंट आगे रखने के लिए क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई। क्लियर है? मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ऑब्वियसली बात है, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, है ना। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई बाय, और ऐसा मत कर देना एक साइड मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड करा नहीं, वो गलत है। हमको जो भी चेंजेस करने हैं वो इक्वेशन की दोनों साइड, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, ऑपरेशंस जो भी होंगे वो बोथ साइड। नाइंसाफी तो मंजूरी नहीं है सर डेमोक्रेसी में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। अब जो x था वो मेरा बन चुका है 100x, जो इधर चीज थी वो मेरी 0.001 बन चुकी है। क्लियर है सर? कैसे लिख सकते हैं इसको? 100x इज इक्वल्स टू, अब ये जीरो इनका तो कुछ महत्व तो रह ही नहीं गया है ना, इनको देश निकाला कर देते हैं। ये 1 अब पॉइंट ना लगा करके मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 1 + 0.001001, है ना, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यही चीज तो करी है हमने। देखो प्लस करेंगे तो फिर यही चीज तो आएगी, 1.001001। सही बात है ना। 100x ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्लस लेकिन जो ये चीज थी ना, ये चीज, ये मैं इसको पहले x लेट कर चुका हूं, तो अब मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? x। क्लियर है? सारे x एक तरफ भेज दीजिए। 100x था, माइनस में x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये बचा 99x इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से मेरे पास x की वैल्यू मिल गई 1/99। क्लियर बात है? x कितना था सर? 0.001 के ऊपर बार इज इक्वल्स टू 1/99। मिल गया आंसर। कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी नहीं। काफी सिंपल सी चीज है, एक बार अगर आपने सीख ली तो बस मुंह जबानी याद हो जाएगी आपको, है ना, दिमाग में छप जाएगी, नींद में सपने आ रहे हैं 001 करते हुए। चलिए
एक बार फिर से नजर मान लेते हैं। जो भी नंबर मेरे को दे रखा था उसको मैंने एक्स ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि इस बार 3 डिजिट्स रिपीटेशन में थी। 100 से मल्टीप्लाई करते ही 100x इज इक्वल्स टू ये नंबर आया। फिर उसको मैंने ब्रेक कर लिया 1 प्लस उसी नंबर में जो हमको लेट करने को बोला गया था, ठीक है। उसकी वैल्यू जो मैं एक्स लेट कर चुका था वो मैंने लिख दी, जितने भी एक्स थे सबको एक साइड में लिख दिया। 99x इज इक्वल्स टू 1 मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो 1/99 मुझे मिल रही थी। x की वैल्यू जो थी वो मैंने रखी और मैं अपने आंसर के साथ हंसी खुशी जिंदा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पर ओवर करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। थोड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है, कुछ नहीं, सेम वही चीज करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है सर, 0.99999 को हमें रिप्रेजेंट करना है पी वाई क्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब ये कुछ इसका कहना ये है कि जब हम ऐसी चीज कर लेंगे ना तो हम सरप्राइज होने वाले हैं, ठीक है। हमारी आंखें ऐसे चकाचौंध हो जाएंगी आंसर देख के। तो आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि हम सरप्राइज हैं या नहीं है। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तुम्हारा भाई बताएगा भाई आंसर क्यों सेंस कर रहा है, ठीक है, कैसे सेंस बना रहा है। पहले आंसर निकाले तो सही। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सर सबसे पहला स्टेप आप सभी को पता है ना। आज रात को आपके सपने में भी यही स्टेप आने वाला है। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.99999 आगे डॉट डॉट डॉट। ऐसे ना, ये डॉट 4-5 डॉट लगा देना बस, ऐसे भरने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा आलस से काम लेना। अब x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या, मैं देख रहा हूं सिर्फ 9 एक डिजिट है जो रिपीटिशन में है। अब सिर्फ 9 को ही मुझे पॉइंट से उठा के इधर लाना है, सिर्फ एक डिजिट को। तो मल्टीप्लीकेशन किससे होने वाली है सर, ऑब्वियस सी बात है 10 से होने वाली है। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। बोरियत आ गई यार सेम चीज लिख लिख के, कितने क्वेश्चन होगा ऐसी। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जो x था वो बन गया है 10x, 0.999 था वो बन गया है 9.999, ठीक है, प्रो वर्जन, अल्टीमेट वर्जन। तो 10x ये रहा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 प्लस 0.9999। बिल्कुल सर, आप भी अब परेशान हो गए होगे कितनी बार लिखेगा भाई, है ना। तो 10x, अगला स्टेप आप सभी को पता है, 9 प्लस क्या, एक्स हम लेट कर चुके थे। वापस ले आओ भाई एक्स को, दोनों एक्स को एक साथ रखो, एक परिवार को एक साथ, दूसरे परिवार को एक साथ। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9। कितना हो जाएगा ये, 9x इज इक्वल्स टू 9। दिल थाम के बैठना दोस्तों, सरप्राइज होने का टाइम आ गया एनसीईआरटी के हिसाब से। तो यहां से जो x की वैल्यू है ना वो देखना कितनी निकली है। सर जो x की वैल्यू आई है वो आई है 9/1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 आया है। ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ होगा कि सर 1 कैसे आ गया। क्वेश्चन में तो हमसे बोला गया था कि 0.999 है, वो 1 के इक्वल थोड़ी ना होता है। 0.9999, तो सर ये चलता जा रहा है ना। अब जब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो मतलब ये 1 के ना बहुत ही ज्यादा क्लोज है, क्योंकि ये टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, ये चलता ही जा रहा है। तो ये 1 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसकी जो पी वाई क्यू वैल्यू है ना, पी वाई क्यू फॉर्म है, वो 1/1 ही आ रही है या फिर 1 ही आ रही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोज है। समझ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए एनसीईआरटी पूछ रही थी आप सरप्राइज हुए या नहीं हुए, तो उसका मन रखने के लिए बोल देना भाई वो सरप्राइज बहुत तगड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 ही होना चाहिए, अच्छा 4 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं सर एक बार, क्या कहता है अपने को। व्हाट कैन द मैक्सिमम numbers of digits be in repeating block of digit and decimal expansion of 1/17, perform the division to check your division, check your answer, sorry। क्या है ना, देखो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब जब हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना, 0.11 पता नहीं क्या अगड़म बगड़म लिखे जा रहे हैं, तो जो भी मेरे नंबर्स रिपीट होने वाले हैं, जैसे काफी लंबा चला है 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद चालू हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर चालू हो गया 1 2 3 4 5 6,
तो कितने नंबर्स रिपीट हुए? यहाँ पे 6 नंबर रिपीट हुए। यहाँ पे हमसे वही पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो कितने डिजिट्स हैं रिपीटिंग ब्लॉक में जो अपने आप को रिपीट करने वाले हैं आगे आगे। वो कैसे करना है सर? कुछ भी नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन इस चीज का देखना है 1/17 का, लॉन्ग डिवीजन से उसको सॉल्व करते जाना है और बस आपके सामने अपने आप ही आंसर चल के आ जाएगा। पूरी करा दो एक्सरसाइज, पूरी कर दूं? क्या टाइम हो रहा है? आप कर लो आप। हाँ जी। तो गाइस फिर से एक बार एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं अपनी, है ना? हम देखना ध्यान से हम कहाँ तक कर चुके थे। हम फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो हमने देख लिया था। क्लियर है सर? फिफ्थ क्वेश्चन हमने देख लिया था, इसमें कुछ नहीं था। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सर 1/17 जो मुझे दे रखा है, एक फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है, तो इसको जब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर डालूंगा, जब मैं इसकी लॉन्ग डिवीजन करूंगा, तो क्वेश्चन में कितनी सारी डिजिट्स, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी जो अपने आप को रिपीट करेंगी। समझ रहे हो? सपोज करो मैंने कोई किसी भी फ्रैक्शन को लॉन्ग डिवीजन में डाला है और मेरा आंसर आया है, देखिए, और मेरा आंसर जो है वो आया है 1.212121। क्लियर है सर? नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, क्या नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है? 212121। तो कितने डिजिट्स हैं जो एक रिपीटिंग ब्लॉक में है? सर दो डिजिट हैं जो एक रिपीटिंग ब्लॉक में है। कौन कौन सी? 2 और 1, है ना? ये एक रिपीटिंग ब्लॉक है, क्योंकि यही ब्लॉक जो है वो बार बार आगे लगातार बार बार रिपीट होता रहेगा। क्लियर बात है? तो अपने को बस यही बताना है कि 1/17 जो है, इसको जब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में डालूंगा, तो लॉन्ग डिवीजन में डाल के जो भी मेरा आंसर आएगा उसके एक रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स होंगी। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं सर। डिवाइड करिए 1 को 17 से, है ना? आंसर निकालिए और देखिए पॉइंट के बाद एक रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स आती है। मेरा ख्याल है कि 16 डिजिट्स आएंगी वहां पे, है ना? तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि काफी सिंपल सा काम है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। जी हाँ, सिक्स क्वेश्चन है अब हमारा। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q. Q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimals representations. Can you guess what property q must satisfy? तो सर ये क्या कह रहा है ना कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। अपने को क्या करना है? कुछ रेशनल नंबर्स उठाने हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेंगे रेशनल नंबर्स का। हम कुछ रेशनल नंबर्स उठा लेंगे, उनको थोड़ा स्टडी करेंगे, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं सर? जिन भी नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, वो ही नंबर्स मेरे रेशनल नंबर्स होते हैं। जहां पर शर्त है सर, एक शर्त क्या है कि जो q की वैल्यू है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात है? दूसरी शर्त क्या है कि p और q मेरे इंटीजर्स होने चाहिए। आसान काम है ना? तो अपने को क्या लेना? तीन चार हम रेशनल नंबर्स लेंगे जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बात है? उनके हम डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे, q पे आ जाएंगे। समझ रहे हो? p बाई क्यू पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम आ जाएंगे डिनोमिनेटर पे q वाली फॉर्म में। तो हमने उस चीज को ऑब्जर्व करना है अपने हर एक एग्जाम्पल पे, और फिर हमें एक स्टडी निकालनी है वहां से। हमको देखना है कि सर क्या जो कंक्लूजन है, क्या परिणाम निकलता है, कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसकी तरफ चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर स्टडी करेंगे उनको। क्लियर बात है? जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है मेरा ये, है ना? क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, 9/4 ले लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल 11/8 ले लेता हूँ। एग्जांपल है सर, आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो रेशनल नंबर्स होने चाहिए। और अगर ये डिवीजन में है मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं, इसलिए वो रेशनल नंबर्स भी हैं। ऑब्वियस सी बात। क्लियर है? 9/4 हुआ, इसको अगर आप लॉन्ग डिवीजन करोगे तो कितना आने वाला है सर? 2.25 आएगा।
क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, हम कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 9/4 एक एग्जाम्पल लिया है रेशनल नंबर्स का, है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। उसको जब मैंने लॉन्ग डिवीजन में डाला तो मेरे पास आंसर निकल के आया 2.25। क्लियर है? 11/8 का नंबर आता है सर, 11/8 को लॉन्ग डिवीजन में डालेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1.375। क्लियर है? 22/5 को अगर मैं रेशनल नंबर में डालूंगा तो आंसर आएगा 5.4। क्लियर है? तो यहां से मेरे को ना एक कंक्लूजन देखना है। वो कंक्लूजन क्या देखना है कि जो हमारा डिवीजन है, रेशनल नंबर कब होता है, जब डिवीजन जो है वो टर्मिनेटिंग हो, है ना। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार और नजर मार लेते हैं जरा। देखिए, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? तो इस बात का हमको ना विशेष ध्यान रखना है कि जो मेरा डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग हो। जैसे ये डेसिमल यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कौन सी नहीं होती सर? टर्मिनेटिंग कौन सी नहीं होती? अगर 2.2525 रिपीट कर रहा होता तो। क्लियर बात है? वो टर्मिनेटिंग नहीं होती, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती। सही बात है ना। तो अपने को यहाँ पे इसका काम ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है सर? टर्मिनेटिंग की बात हो रही है, सिर्फ ऐसे रेशनल नंबर्स उठाने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। 9/4 उठाया, 9/4 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया 2.25। 11/8 उठाया, 11/8 का डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग आया 1.375। क्लियर है? 22/5 उठाया, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी टर्मिनेटिंग ही आया 5.4। अब इसमें ना मैं एक चीज देख रहा हूं, क्या? 9/4 देख लो, है ना। अपने को बात करनी है डिनोमिनेटर पे, मतलब कि इस चीज पे। इसमें क्यू की वैल्यू क्या है? 4 है। डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। क्लियर बात है? देखना, 4 है। 11/8 की बात कर लो, इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? 8 है सर। क्लियर सी बात है, दिख रहा है सभी को, है ना। तीसरे नंबर पे था 22/5, 22/5। इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी? 5 थी। क्लियर है? तो मुझे देखो, ऑब्जर्व करते हैं क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है सर यहाँ पे, कि जो 4 था 2 से डिविजिबल था, 8 था वो भी 2 से डिविजिबल था, जो 5 था वो 5 से डिविजिबल था। क्लियर बात है? तो सर यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूं ना, इस चीज को ध्यान रखना। मतलब इसको लिख लेना, अगर हाथों में भी लिख लोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है? तो करना क्या है, इस चीज को लाइफ टाइम के लिए याद करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट है जो आपको ये चीज दिखा देगा कि आप ना किसी भी फ्रैक्शन को देख के बता दोगे कि भाई ये टर्मिनेटिंग होने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। क्लियर सी बात है ना। अब वो कंसेप्ट है क्या? वो कंसेप्ट ये है, जब भी डिनोमिनेटर जब भी डिनोमिनेटर टू की 2 या फिर 5 की पावर में रहेगा, जब भी डिनोमिनेटर 2 या फिर 5 की पावर में होगा। क्लियर है? जब भी मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 2 या फिर 5 की पावर में होगा, तो मैं उन फ्रैक्शन को क्या बोलने वाला हूं सर? तो मैं उन फ्रैक्शनल नंबर्स को बोलने वाला हूं टर्मिनेटिंग। समझ आ रही है बात? है ना। क्लियर हो जाएगा यहां से, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे दे रखा है, देखिए 5/10 दे रखा है ना। तो मैंने देखा 5 तो न्यूमरेटर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 2 × 5, है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको मैं 2 और 5 की पावर्स में रिजोल्व कर सकता हूं। इसीलिए ये नंबर मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर सी बात है ना। चलिए, अब जैसे एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे ये कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि वो क्या कह रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring।
सर हलवा क्वेश्चन दे दिया इसने, तो अपने को बस 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद करो, कुछ भी लिखते चलो सर, अगड़म बगड़म। कैसे मतलब ऐसे भी नहीं। क्या करना है सर, कोई भी नंबर ले लो। 7.705615614321560 चलता जा रहा है, कोई सीमा ही नहीं है खत्म होने की। जिद्दी लड़का है बहुत ही ज्यादा, है ना। पहला नंबर ये हो गया, क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो कैसे, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, आगे चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रियकरिंग भी कहते हैं। समझ आई बात? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं सर। कुछ भी लिख दो वही फिर से। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। क्लियर सी बात है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 0.125167118। कुछ भी लिख दो, बस ध्यान क्या रखना है कि टर्मिनेटिंग ना हो, है ना। जो भी आपका होगा उसके बाद आपको एक डॉट डॉट लगाना मस्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि इसके आगे भी जो ये चीज हम दिखा रहे हैं, जो लिस्ट दिखा रहे हैं ना, इसके आगे भी कंटिन्यू हो रही है, ये खत्म नहीं हुई है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है भैया, रिपीटेशन ना हो, एक रेगुलर पैटर्न में रिपीटेशन ना हो। ऐसे रिपीटेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? जैसे ये जीरो था, यहाँ भी जीरो आया, इस रिपीटेशन में कोई दिक्कत नहीं है अपने को। एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे 0 0 0 0, ये रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। सही है, क्लियर बात है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी हम इसको रेस्ट देते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है सर, देखो, जो भी बिगड़े हुए लड़के होते हैं ना, इनको सुलटाना काफी आसान है। यहाँ पे तो इरेशनल नंबर्स को ना सॉल्व करना, उन पे काम करना काफी ज्यादा आसान है। क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है सर? क्वेश्चन का मतलब है 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच में मुझे 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स चाहिए ही चाहिए। वो मुझे फाइंड करने हैं। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा हमने दो रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स निकालने के लिए एक ट्रिक सीखी थी पहले, है ना। ये सुन के कुछ कुछ दिमाग में फ्लैशबैक से चल रहा होगा, हाँ ऐसा कुछ हुआ था, है ना। तो क्या सीन है कि देखो, 5/7 जो है रेशनल नंबर है, 9/11 भी एक रेशनल नंबर है ना। हमको क्या करना है कि इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। आसान काम है, बताएंगे भाई, बताऊंगा कि कैसे आसान है ना। हम पहले क्या कर चुके थे, पहले उस पर बात करते हैं। पहले हमें दो रेशनल नंबर्स दिए जाते थे, है ना, हम उनके बीच में रेशनल नंबर्स ही निकालते थे। याद नहीं? अगर वो उसने बोला कि 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 3 में प्लस करो, 1 4 की मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, ऐसा कुछ करते थे, है ना। तो ये सब बातें बाद में देखेंगे, आप वीडियोस में पीछे जाके भी इस चीज को पढ़ सकते हो। क्लियर बात है। तो इधर क्या सीन है सर, दो रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, उन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो हलवा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। देखो कैसे, 5/7 है, इसको कुछ नहीं करना, डेसिमल एक्सपेंशन में बदल दो। 5 ये रहा, 7 ये रहा, है ना। डिविजिबल तो है नहीं, तो 0 पॉइंट लगाया, 5 के आगे आ गया 0, 7 × 7 हो जाता है मेरा 49, बच गया 1 पॉइंट हम लगा चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 × 1 हो जाएगा 7, फिर आ गया 3। क्लियर है। अब यहां पर जब 3 आ गया, तो 3 के आगे भी लग जाएगा 0, 7 × 4 हो जाता है मेरा 28। क्लियर है, 28 भी हो गया। अब जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, 2 के आगे लग जाएगा 0, 7 × 2 जो होता है 14 होता है, फिर आया 6। क्लियर है। अब जब 6 आ गया, 6 के आगे भी लगेगा 0, तो 7 × 8 जो है वो 56 होता है, फिर आएगा 4, चलता जाएगा सर, है ना। तो अपने को यहां से एक नंबर मिला क्या, 0.71428। इसको ना अलग से लिख देते हैं। क्या मिला? 0.71428। इसको हमने रख दिया अलग। क्लियर बात है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या था, 9/11। 9/11 स्टार्ट करते हैं सर फिर से। 9/11 डिविजिबल नहीं है, 0.2 आया, 0 आया। क्लियर है। ओह, अब 11 × 8 करेंगे तो 88 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 0 आएगा। 11 × 1 करेंगे, 11 हो जाएगा, 9 आया, फिर 0 आएगा, है ना।
अब देखो ये फिर से अब रिपीट करने लगेगा, 90 आ गया ना वापस, अब फिर से 8 1 यही सब चालू हो जाएगा इसमें, है ना। तो क्या सीन हुआ ना सर, अब 11 में क्या अपने को नंबर क्या मिल गया, देखो 0.818181, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इसके साथ 0.818181। तो अब ना मुझे करना क्या है, मुझे इन दो नंबर्स के बीच में कोई रेशनल नंबर ढूंढने हैं, है ना। इन दो नंबर्स के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर ढूंढने पड़ेंगे तो मैं क्या करूंगा सर, 0.71428 से बड़ा कोई नंबर ले लूंगा, कोई भी नंबर जो कि 0.818 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा क्या, जैसे 0.71, क्या लिखा था भाई, 71428 था, तो 71428 था ना, तो इसको 1 हटा के 2 कर दो, हो गया बड़ा अपने आप। 720 कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी, क्योंकि रेशनल ही तो है ना, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। इसके बाद 0.74 कुछ भी भाई, बस जो हमारा पहला नंबर था उससे बड़ा होना चाहिए, कुछ भी सब चलेगा, है ना। ये दूसरा इरेशनल नंबर हो गया। तीसरा इरेशनल नंबर लिख देते हैं सर, क्या दिक्कत है अपने को, है ना। 0 से लेकर 9 तक काफी सारी डिजिट्स हैं, कुछ भी भरते चले जाएं। बस ध्यान क्या रखना है, जो दो नंबर हमने निकाले थे इनके बीच में होना चाहिए भाई, 3 इरेशनल नंबर आ गए, देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तीनों के तीनों नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है, तो तीनों के तीनों रेशनल नंबर्स हैं और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाता है। क्लियर बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इसको तो यहीं सॉल्व करेंगे, वापस हमें नोट्स में जाने की जरूरत ही नहीं। कैसे, √23 है, क्या 23 परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता, तो ये क्या होने वाला है, इरेशनल होने वाला है। क्लियर बात है। कैसे करा मैंने, मेरे को पता है सर कि रूट वाली वैल्यूज ना हमेशा इरेशनल होंगी जब तक रूट के अंदर जो वैल्यू है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसा हमने क्वेश्चन भी करा था पहले। क्लियर है, तो √23 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये जो है वो इरेशनल नंबर है। क्लियर बात है। √225 है ना, जो √225 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है किस चीज का सर, 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे, है ना, 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको 225 ही मिलेगा। सही बात है। तो जो ये वाला नंबर हो जाता है ये मेरे पास हो जाता है रेशनल, क्योंकि √225 तो इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा ना, तो 15 तो रेशनल नंबर है। क्लियर बात है। तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज अपने को क्या कह रही है सर, 0.3796 जो कि टर्मिनेटिंग हो गई, और अगर टर्मिनेटिंग हो गई तो वो रेशनल हो गई अपने आप ही, है ना। अलग से रेखाएं भी क्यों खींचे भाई, ऊपर वाले में दिखा देंगे, ये रेशनल हो गया। सही है। अब देखो इस केस में क्या कह रहा है, 0.478478, ये सॉरी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, 7.478478, आगे चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो 478 नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी है, तो फिर ये नंबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इरेशनल नहीं होगा, रेशनल होगा, है ना। ये हो गया रेशनल। क्लियर है। अब इधर आ जाते हैं, यहां देखो, देखिए सर, 1.101 001 0001 000001 ऐसे चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई पैटर्न इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, कोई सिमिलर डिजिट्स इसमें रिपीट नहीं कर रहे अपने आप को, तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे, इरेशनल नंबर्स। क्लियर है। यहां सर हमारी जो 1.3 एक्सरसाइज है वो होती है समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में 1.4 के कंसेप्ट के साथ, 1.4 के क्वेश्चंस के साथ। ओके गाइस।